प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोगों ने राजनैतिक दल क्या है, राजनैतिक दल के कार्य क्या हैं और राजनैतिक दल की ज़रूरत क्यों है के विषय पर चर्चा पिछले दिनों किया। आज कितने राजनैतिक दल से हम शुरुआत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। नंबर 1, एक दलीय शासन व्यवस्था। नंबर 2, 2 दलीय शासन व्यवस्था। और नंबर 3, बहुदलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा देश जहाँ पर केवल एक ही दल होता है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। और ऐसा देश चीन में है। ऐसा दल, ऐसी दलीय व्यवस्था अपना पड़ोसी देश चीन में है। कहने के लिए चीन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तव में उसे हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर कानूनी रूप से लोगों को राजनैतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली जो है वो सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती है। इसलिए राजनैतिक दल बनाने का कोई लाभ वहाँ पर लोगों को नहीं दिखता। यह एक दलीय व्यवस्था को हम लोकतंत्र का, इस एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक देश के लिए कम से कम 2 दलीय व्यवस्था का होना अनिवार्य कसौटी है। तो 2 दलीय शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर 2 दल सत्ता के लिए प्रतिभाग करते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ पर होती है उसको हम 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था अमेरिका और इंग्लैंड में है। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इंग्लैंड में भी 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इन दोनों देशों में इन्हीं 2 दलों के बीच सत्ता के लिए चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है। चुनाव में सत्ता के लिए प्रतिद्वंदिता होती है और देश की जनता जिस भी दल के उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसको वो सत्ता सौंपते हैं
तीसरा है बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय का शाब्दिक अर्थ ही है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा दल, राजनैतिक दल सत्ता की प्रतिद्वंद्विता में या सत्ता के संघर्ष में, सत्ता प्राप्ति करने में लगते हैं, होते हैं, उन्हें हम बहुदलीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अपना देश है, जहाँ पर लगभग 750 राजनैतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। अब इन 750 का नाम जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आगे अभी कुछ दलों का नाम है, उनके विषय में जानेंगे। बहुत से दल तो ऐसे हैं जिनके नेता का नाम भले आप जान जाएं, लेकिन दल का नाम आपके ध्यान में नहीं आएगा। जैसे एक माननीय नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत से लोग इनका नाम जानते होंगे कि कोई ये नेता हैं, लेकिन इनका दल कौन सा है शायद लोगों के ध्यान में न आए। तो इनका दल है MIM, जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया मुसलमान इत्तेहादुल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुसलमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुसलमान। अब इतना बड़ा, इतना टेढ़ा ये नाम, तो इससे अच्छा शॉर्ट नाम MIM याद करें। और इस तरह से भारतवर्ष में अनेक दल जो है सत्ता की होड़ में होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बनाते हैं। किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। जब कोई एक से अधिक 2, 3, 4 दल किसी एक दल के साथ मिलते हैं और मिल करके चुनाव लड़ते हैं, तो उसी को हम गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। बंधन माने बांधना, गांठों को बांधना, शाब्दिक अर्थ माने एक दूसरे से अपने को बांध के रखना। तो राजनैतिक दल जब देखते हैं कि हमारे बस में की बात नहीं है कि अकेले दम पर हम सत्ता को प्राप्त कर पाएं, ऐसी स्थिति में वो जो है कई दलों के साथ समझौता करके एक गठबंधन बनाते हैं, या मोर्चा भी उसे आप कह सकते हैं, मोर्चा बनाते हैं, और सत्ता प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेते हैं। जैसे अपने देश में
प्रमुख रूप से दो प्रकार का गठबंधन है, लेकिन यहाँ चर्चा 3 का है। जो प्रमुख गठबंधन है उसको हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और दूसरे को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के रूप में जानते हैं, और तीसरा है वाम मोर्चा। वाम मोर्चा का उतना अस्तित्व नहीं है। सारे वाम विचार के जो भी दल हैं वो कभी कभी अपना एक मोर्चा बना लेते हैं। प्रमुख रूप से ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एनडीए और हिंदी में राजग, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को यूपीए के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है, जिसमें बहुत सारे दल अपने को जोड़े, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड, नाम सुना होगा, नाम नहीं जानते होंगे तो नीतीश कुमार का नाम सुने होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता रामविलास पासवान, इस तरह के तमाम 8-10 छोटे छोटे दल हैं जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं, माने भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें सबसे बड़ा घटक कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ इसका का भी गठबंधन है। जैसे केरल में ये मुस्लिम लीग के साथ हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों से यह यूपीए गठबंधन भी पूरी तरह से निस्तेज है। जनता का किसी प्रकार का इनको समर्थन नहीं है। और वाम मोर्चा बताया ही, जो भी वामपंथी विचार रखते हैं, वाम की जितनी भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट नाम से जिनको आप जानते हैं, वो भी समय समय पर अपना जो है गठजोड़ कर लेते हैं। अक्सर ये बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। घाल मेल वाली लगती है का मतलब, घाल मेल से तात्पर्य है कि जब आप राजनीतिक परिदृश्य को देश का देखेंगे तो ये पाएंगे कि कोई दल किसी बड़े दल के साथ है और अगले ही पल वह दल किसी दूसरे दल के साथ जा मिलता है, जिसको कहते हैं जो है दल बदल। तो ये जो गठबंधन होता है दलों का, या गठबंधन की सरकारें होती हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि कब कौन सा दल किसके साथ जाकर मिलेगा। अब इसकी जानकारी के लिए जब लगातार समाचार पत्रों में से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर होगा। जैसे एक उदाहरण दें, वहाँ तो खैर दल नहीं था, दल के रूप में नहीं जुड़े थे, लेकिन वो पूरे कांग्रेस के लीडर थे, बड़े लीडर थे, माधवराव सिंधिया।
जो अपना एक बहुत बड़ा गुट लेकर के विधायकों का कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई मध्य प्रदेश के अंदर। और यह गठबंधन की राजनीति जब चुनाव नज़दीक आता है उस समय ज़्यादा दलों में भगदड़ मच जाता है। जैसे इस समय बात करें बिहार में निकट में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर इस समय अगर बिहार के राजनीतिक समाचार पर ध्यान दें तो वहाँ पर दल बदल की गति धीरे धीरे तेज हो रही है। अभी 6 बार के विधायक थे श्याम रजक, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ, वो जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ करके लालू प्रसाद यादव जी का जो संगठन है राजद, उस राजद के साथ जा मिले। इसी तरह से लालू जी के दल के लगभग 6 पूर्व विधायक वो जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश जी के साथ चले आए। एक हम वहाँ पार्टी है जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं, जो कभी नीतीश जी के साथ थे, नीतीश जी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से निकल करके फिर लालू जी के साथ चले गए। और अब समाचारों में आ रहा है कि लालू जी का साथ छोड़ करके वह एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आने वाले हैं। आए नहीं हैं अभी, लेकिन आने वाले हैं। तो ये एक कुछ उदाहरण जिसके आधार पर यहाँ पर एक कह रहा है कि अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। घातक तो है, नुकसान भी है, लेकिन ऐसे विचार, ऐसे लोग, ऐसे पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व भी मजबूती से होता है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में जितने भी दल हैं और नेता हैं वो किसी न किसी छोटे छोटे विभिन्न समूहों के नेता के रूप में स्थापित हैं। जैसे कास्टिज्म की बात करें, वर्ग की बात करें, तो कोई राजभर का नेता है, तो कोई यादव का नेता है, तो कोई दलित का नेता है। इस तरह से अलग अलग, कोई निषाद का नेता है एक बड़ा, और उसका एक इन लोगों ने दल बना रखा है। तो इनके हितों की बात भी राजनैतिक प्रतिनिधित्व इन दलों के माध्यम से मिल जाता है। एक थोड़ी सी सुकून देने वाली बात है, लेकिन वहीं इसका नुकसान भी होता है। समाज में निचले स्तर पर, धरातल स्तर पर एक विद्वेष का भाव भी पनपता है, जिसको चुनाव के समय आप महसूस कर सकते हैं किस तरह से वह विद्वेष कई जगह, कहीं पर और कई जगहों पर हिंसा का रूप धारण कर लेता है। अब इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? इनमें से माने एक दली, दो दली और बहुदली में, तो सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा सवाल?
तो दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, ये सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित होती है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हो पाती। तो इस तरह से हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। इसलिए किस देश की किस प्रकार की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर दलीय व्यवस्था वहाँ के लोग करते हैं। इस बीच में एक छोटी सी कहानी, एक कल्पना की गई है इस दलीय व्यवस्था और राजनैतिक उठापटक के बीच में राजनीति की नैतिक ताकत के रूप में। यहाँ पर एक कहानी है। एक किशन जी हैं। किशन जी एक राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए इसके पक्षधर हैं। और सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी, ये 4 पात्र इसमें ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों को चलाते हैं। अलग अलग हिस्सों में ये मजबूत सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक आंदोलन का मतलब जैसे महिला उत्थान की बात हो, या कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात हो, या पर्यावरण को बचाने की बात हो, इस तरह के जो सारे सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसे सामाजिक मुद्दे जिसको एक शब्द में आप NGO कह सकते हैं, जो समाज हित के लिए काम करते हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। सरकार से वो पैसे तो लेते हैं लेकिन सरकार के अंग नहीं होते हैं, देश और समाज के हित में वो काम करते हैं। ऐसे NGO में काम करने वाले ये 4 लोग हैं। और ये चारों उस NGO में समय समय पर जन आंदोलन भी करते हैं और इनको जनता का बड़ा समर्थन भी मिलता है। अब ये सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें किशन जी महाराज जो है उन सबसे कहते हैं कि आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र राजनीतिक, दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी किशन जी को। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें। क्यों सीधे हिस्सेदारी करें? तो आगे कह रहे हैं कि यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। किशन जी कह रहे हैं कि एक मुद्दे पर केंद्रित जो जन आंदोलन सब लोग अलग अलग करते हो, उसमें किसी एक क्षेत्र में कुछ बदलाव आप ला सकते हो। लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव और जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर
एक नया राजनीतिक संगठन बनना चाहिए, ऐसा किशन जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तत्कालिक जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। किशन जी के दो तर्क थे कि जो अलग अलग हम जन आंदोलन कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर, अगर सभी लोग मिल करके एक राजनैतिक दल बना लें तो उस राजनैतिक दल के माध्यम से हम संपूर्ण समाज के सभी क्षेत्रों का बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा तर्क था कि चूंकि जो भी राजनैतिक दल काम कर रहे हैं वो सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, माने उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। वो अपने स्वार्थ, अपने लिप्सा में वह राजनैतिक दल इतने लिप्त हो चुके हैं कि सामाजिक सरोकारों से उनका अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो सामाजिक कार्य लोग कर रहे हैं, समाज की पीड़ा जिन लोगों के अंदर है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, जन आंदोलन भी कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को एक राजनैतिक दल बनाना चाहिए। ये किशन जी महाराज उस ग्रेसी, सुधा, करुणा से कह रहे हैं, जो चारों पात्र हैं या चारों विद्यार्थी हैं, जो भी आप मान सकते हैं। अब उन चारों के किशन जी के इस स्टेटमेंट पर या किशन जी के इस प्रस्ताव पर उन चारों के अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने विचार हैं। उनके विचार क्या हैं? ग्रेसी ने कहा, अब आपस में वो सब बात कर रहे हैं। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की। पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनैतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। परंतु अब सुधा ग्रेसी की बात से सहमत नहीं है। सुधा कह रही है, मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूं कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे, हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। अब करुणा कह रही है बीच में टोकते हुए कि फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। अब शाहीन कहती है, शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। वो कह रही है, देखिए यह बात बहुत साफ है। किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। वो कह रही है कि केवल राजनीतिक विकल्प तैयार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वह राजनीति ही वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। अब किशन जी इस दुनिया में नहीं है। ये जो सारी बातें हुई हैं उसके आधार पर अब आप क्या मत है, उस पर एक प्रश्न किया गया है कि क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए।
क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्न आपके जैसे भी विचार पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देख करके बन सकता है, वह आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न में ना ही कोई उत्तर बिल्कुल सही है, ना ही कोई उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे इसी प्रश्न को ले लें आप, एक प्रश्न की बात करके बाकी प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? तो कह सकते हैं हाँ, राजनीतिक दल बनाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों और जन संघर्ष के आंदोलनों से निकले राजनीतिक दल नैतिक होते हैं और वो जनता के लिए अच्छा काम करते हैं, जनता उन्हें समर्थन भी देती है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाई तो दिल्ली की जनता ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और वह दिल्ली में अब अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरी बार लगातार जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। लेकिन वहीं पर इसी को कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब जन संघर्ष आंदोलन में लगे राजनीतिक दल बनाते हैं तो उन्हें जनता नकार देती है। जैसे 2 उदाहरण दूंगा। एक उसी अरविंद केजरीवाल का जो जनसंघर्ष के आंदोलन से निकले, दिल्ली में सरकार तो बनाई, लेकिन जब वही अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग किया तो देश की जनता ने उनको नकार दिया। इसके अलावा एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने नाम सुना होगा दूरदर्शी पार्टी का, जिसके नेता थे जय गुरुदेव, आध्यात्मिक गुरु थे वो। बहुत बड़ा जन समर्थन उनके साथ था, कई लाख का उनका कई दिनों तक सम्मेलन चला करता था। ऐसे बाबा जय गुरुदेव, दूरदर्शी पार्टी चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज लेकर के इस देश के अंदर चुनावी मैदान में आए तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में इनके उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच पाई। इसलिए एक ही प्रश्न के दोनों उत्तर हो सकते हैं कि हाँ बनाना चाहिए, तो क्यों बनाना चाहिए, ये उदाहरण दिया मैंने। नहीं बनाना चाहिए तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका भी मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से आगे के 2 प्रश्न हैं जिस पर आप अपने विचार आप लिखेंगे और लिख करके हमको जो है आप गूगल क्लासरूम में आप उसको सेंड करिए। आप कितना कैसे लिख पाए हैं, सही लिख पाए हैं, क्या आपके उस पर विचार है, ये जानने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर फिर चर्चा करते हुए आगे के कंटेंट पर चर्चा करेंगे और इस तरह से जो है आज का ये कंटेंट हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। और जो भी हमारी ये वीडियो जाती है तो इसमें आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर कमेंट भी करें। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उस प्रश्न को गूगल क्लासरूम में आप कमेंट के द्वारा मेरे पास भेजिए। जो भी प्रश्न हो, जिस प्रकार का भी प्रश्न हो, प्रश्न न समझ में आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।